और अरविंद केजरीवाल ने लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़े बड़े दावे किए हैं। इस वक्त उनको जवाब दिया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। सुधांशु त्रिवेदी बोल रहे हैं, आपको सुनाता हूं। बोलना बहुत आपत्तिजनक और वैधानिक और कानूनी दृष्टि से यह एक प्रकार से अपने अपराध को और बढ़ाने वाला है। परंतु आप एक और बात देखिए, हुआ इधर ये बाहर आए नहीं कि एक जगह से सरहद पार से सदाएं आ गई। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी, जो पहले जवाहरलाल नेहरू जी को महान सोशलिस्ट, राहुल गांधी को साहब कह चुके हैं, मोदी जी को हटाने का संकल्प कर चुके हैं, वो पाकिस्तान का पूर्व मंत्री केजरीवाल जी की तारीफ करने लगा, स्वागत कर दिया। मतलब स्वागत दिल्ली से लेके और इस्लामाबाद तक दिखाई पड़ने लगा। इसके बाद अब किसी के मन में कोई किंतु परंतु नहीं रहना चाहिए। और सुनिए वो क्या क्या बातें बोल जाते हैं। पहले तो उनके पास पता नहीं कहां कहां से ज्ञान आता। पहले कहते थे मेरे पास फलां अधिकारी के बारे में पता है, मुझे ये भी पता है। अब वो ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी बात करते हैं तो उनकी पार्टी के बारे में ज्यादा बात करते हैं। मतलब ये सीधे सीधे चुनौती हो गई कांग्रेस पार्टी के लिए। यानी मियां बाहर आए नहीं कि कहने लगे सबसे इंपॉर्टेंट तो अब हम हो गए विपक्ष में, यानी कांग्रेस पार्टी को सेकेंडरी कर दिया उन्होंने। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार के उन्होंने ये बातें की हैं ये बहुत गंभीर है। भारत की राजनीति में मूल्यों के ध्वस्त करने के वो सबसे बड़े प्रतीक बनकर उभरे हैं। भाषा की मर्यादा में उन्होंने जिस प्रकार की निम्नता दिखाई है वो सर्वथा निंदनीय है। और उन्होंने आकर अपने इंडी गठबंधन के सदस्यों को एक प्रकार से आईना दिखाना शुरू कर दिया है। सर्वोच्च न्यायालय के उन्होंने निर्देशों का मखौल उड़ाना शुरू कर दिया है और उन्हें सीमा पार पाकिस्तान से समर्थन मिलना शुरू हो गया है। तो मुझे लगता है जिस नक्शे कदम पे इंडी गठबंधन पहले चल रहा था उसी दिशा में और अधिक अवनति होते हुए वो आगे पहुंच गए हैं। बस अंत में मैं उनका यह साधुवाद व्यक्त करना चाहता हूं कि जाने में या अनजाने में उनके मुंह से एक सही बात निकल गई कि मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। और मैं मानता हूं कि इस घटना के बाद निश्चित रूप से देश की जनता को यह भी समझ में आएगा कि किसी अपराध में आरोपी होने के बाद किस धृष्टता के साथ, किस निर्लज्जता के साथ और अपनी पार्टी में सभी लोगों को किस चालाकी के साथ किनारे लगाने के बाद इस प्रकार का एक नाटकीय प्रस्तुतिकरण किया जा सकता है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा पाकिस्तान ने अब अरविंद केजरीवाल की भी तारीफ कर ही दी है, बाकी राहुल गांधी के तरीके से तो और क्या कहना है। अब जरा हम राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मोदी की बात कर लेते हैं। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को चैलेंज दिया था जनता से, कहते हुए लिख कर रख लो नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बन रहा है, इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। जवाब दिया प्रधानमंत्री ने, कहा शहजादे वही स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं जो 2014-2019 में पढ़ रहे थे, अब मुझे चुनौती भी दे रहे हैं। तो प्रधानमंत्री ने बताया कि 4 जून को क्या होने वाला है असल में। सुनिए नरेंद्र मोदी की बात। ये कांग्रेस के शहजादे आए दिन बयानबाजी ठोक रहे हैं। आप उनके 2014 के चुनाव के भाषण देख लीजिए, 2019 के चुनाव भाषण देख लीजिए और 2024 के चुनावी भाषण देख लीजिए। वो ही स्क्रिप्ट पढ़ते जा रहे हैं और अभी चैलेंज कर रहे हैं। आप लिख के रखिए मेरे देशवासियों, हिंदुस्तान ने मन बना लिया है कि इस बार एनडीए 400 पार करने वाला है। भाजपा अपने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ करके ज्यादा से ज्यादा सांसद के साथ आने वाली है। और कांग्रेस वाले ये भी लग ले कि इस चुनाव में कांग्रेस को लोकसभा की कुल संख्या के 10% चाहिए मान्य विपक्ष बनने के लिए।
कांग्रेस वाले जरा कान खोल करके सुन लीजिए, ये देश ने तय किया है। ये 4 जून को आप देखेंगे कि कांग्रेस इस देश में मान्य विपक्ष भी नहीं बन पाएगा। वो 50 से नीचे सिमटने वाला। अब जरा प्रधानमंत्री के दावे की भी बात कर लेते हैं। एनडीए 400 पार, भाजपा के पुराने सारे 3 रिकॉर्ड टूटेंगे, मतलब 303 के पार, और कांग्रेस पार्टी को 50 से भी कम सीटें आने वाली हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, 3 चरण के चुनाव के बाद देखिए, मुझे इसमें रंच मात्र संदेह नहीं दिखता है कि प्रचंड बहुमत की नरेंद्र मोदी की सरकार बनती दिख रही है। और उसके पीछे सबसे बड़ा आधार क्या? सबसे बड़ा आधार ये कि आज विपक्ष कोई भी एक नैरेटिव लेकर खड़ा नहीं हो पा रहा। कहीं राहुल गांधी कुछ बोल दें, कहीं शरद पवार कुछ बोल दें, कहीं ममता बनर्जी कुछ बोल दें। भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप में कोई राहत अदालत से न मिलने पर, एक अंतरिम जमानत मिल जाने पर अरविंद केजरीवाल इसे तानाशाही के खिलाफ उनकी लड़ाई बोल दें। इससे देश मन नहीं बदलता। देश को मन बदलने के लिए कुछ ठोस चाहिए। वो तो ये भी कह रहे हैं कि इसके बाद अमित शाह बनेंगे कि योगी बनेंगे, यानी मोदी के बाद भी उनको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का वो प्रभाव, वो माहौल बना रहेगा। और अगर हम देखें कि कांग्रेस कहां है, जिस अंदाज में अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि भाई 1 सीट 2 सीट भाजपा की घटेगी, केरल में कांग्रेस की कितनी सीटें घटेंगी? कांग्रेस पार्टी किसी भी राज्य में जहां वो जीती थी, अगर उनकी सीटों की आप तुलना करेंगे तो मुझे तो लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने 10 सीटें ज्यादा बढ़ाकर दे दी। अच्छा, क्योंकि 40 के आसपास सीटें हैं जहां कांग्रेस पार्टी जीत सकती है। उसके ऊपर की जो 14 सीटें हैं वो खतरे में हैं। किसी भी राज्य में ऐसी स्थिति में नहीं है, और देश के 16 राज्यों में कांग्रेस पार्टी के सांसद नहीं बन पाते हैं। ये छोटी बात थोड़ी ना है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में अकेला सांसद रह जाता है, ये छोटी बात थोड़ी ना है। मध्य प्रदेश में एक अकेला सांसद रह जाता है, ये छोटी बात थोड़ी ना है। बिहार में एक अकेला सांसद रह जाता है, ये छोटी बात थोड़ी ना है। यानी रायबरेली, छिंदवाड़ा और किशनगंज, इसके अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में कांग्रेस का सांसद नहीं। राजस्थान में कांग्रेस का सांसद ही नहीं, 0 सीटें। दिल्ली में कांग्रेस का सांसद नहीं, 0 सीटें। और उसके बाद आप कल्पना कर रहे हैं कि 50 सीटें पा जाएंगे। मुझे तो नहीं लगता है। राहुल गांधी जिस दशा में हैं उसमें ये सीटें भी उनको मिलने वाली हैं। जो उनका स्ट्रांग होल्ड था केरल, जो उनका स्ट्रांग होल्ड था पंजाब, उनका एक सहयोगी कम्युनिस्ट, दूसरा सहयोगी केजरीवाल, वो लेकर भाग जाने वाले। राहुल जी आप बताइए, एनडीए 400 पार अभी भी कह रहे हैं और 50 के नीचे कांग्रेस। देखिए, मुझे ये स्पष्ट है कि बीजेपी की सरकार बनने जा रही है इस बार, क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगा कि किसको कितनी सीटें आ रही हैं, लेकिन हाँ, कंफर्टेबली बीजेपी जो है अपनी सरकार इन चुनावों में बना लेगी। और जो नुकसान जो बीजेपी को होगा वो कोई कांग्रेस के कारण नहीं होगा, वो नुकसान जो है वो क्षेत्रीय दलों के कारण होगा। वहाँ के दल किस तरह से चुनाव लड़ते हैं। एक आध राज्य ऐसा है, जैसे कि आप मान लीजिए हरियाणा, जहाँ पे हो सकता है कि कांग्रेस थोड़ा बहुत बेहतर प्रदर्शन करे, लेकिन बाकी राज्य जो हैं वहाँ पे जो क्षेत्रीय दल हैं वो नहीं, कांग्रेस 54 से नीचे आएगी पिछली बार के क्या? कांग्रेस का कोई ग्राफ बढ़ने जा रहा है ऐसा कहीं से दिखाई नहीं देता। Okay. तो जो कांग्रेस है वो जैसे प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि वो 50 से नीचे भी जा सकती है। चल ठीक है, अब जरा मैं राहुल गांधी की दूसरी बात आपको सुनाता हूं। कुछ आइडियोलॉजिकल बात उन्होंने कही है। उन्होंने कहा, मैं पहले मोहब्बत की बात मैं भी नहीं करता था, लोग मुझे अब आकर के कहते हैं आई लव यू। फिर उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय के जितने सुपरस्टार रहे, उन्होंने ये शब्द दिया, वो मोहब्बत की बात ही तो करते थे, प्यार की बात ही तो करते थे। कांग्रेस पार्टी को अब यही करना है। यानी राहुल गांधी भी अब सामाजिक न्याय के सुपरस्टार बनना चाहते हैं। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा से पहले 20 साल में राजनीति में था, मगर मैंने मोहब्बत शब्द कभी यूज ही नहीं किया। सबसे पावरफुल शब्द है, आप सब कहेंगे कि दुनिया में सबसे पावरफुल शब्द मोहब्बत है, करेक्ट? तो ये जो अभी इन्होंने बोला ना, वी लव यू सर, ये भारत जोड़ो यात्रा से पहले किसी ने मुझे नहीं बोला था, और मैंने भी किसी को नहीं बोला था। मतलब मां को बोला था, बहन को बोला था, मगर किसी आम जनता को या किसी से जब मैं मिले मैंने नहीं बोला, मगर मैंने बोलना शुरू कर दिया। और अजीब सी बात हुई, अब मैं आपको बता रहा हूं, दिल्ली में मैं वापस आता हूं एयरपोर्ट से, गाड़ी शीशा खोल के कहते हैं आई लव यू। तो ये मैं आपको क्यों कह रहा हूं, क्योंकि हिंदुस्तान में
जो भी सक्सेसफुली सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ा है वो मोहब्बत से लड़ा है। जो सुपरस्टार हुए हैं वो मोहब्बत से लड़े हैं, वो नफरत से नहीं लड़े हैं। तो ये दो चीजें जरूरी हैं कि सच्चाई होनी चाहिए, सच्चाई से पीछे नहीं टिकना चाहिए, हिलना नहीं चाहिए, कोई भी कॉस्ट दे दो मगर ये सच्चाई है। और आप बोलो तो रिस्पेक्ट से, प्यार से, स्ट्रेंथ से। सामाजिक न्याय के सुपरस्टार हमारे देश में कौन हुए? लोहिया जी को माना जाता है, कर्पूरी ठाकुर जी को माना जाता है, अब राहुल जी को भी बनना है सुपरस्टार सामाजिक न्याय का, बन पाएंगे? मुझे तो नहीं मालूम है कि ज्योतिष तो हूँ नहीं कि मैं इनकी कुंडली देख करके बताऊं कि ये बन पाएंगे या न पाएंगे, लेकिन इतना मैं जरूर जानता हूँ जिस अखाड़े में लड़ने के लिए जा रहे हैं उस अखाड़े के बहुत सारे पहलवान पहले से तैनात हैं वहाँ पे। अच्छा। और सामाजिक न्याय कांग्रेस पार्टी ने बहुत करने की कोशिश की, लेकिन उसका चेहरा इतना विद्रूप है, इतना घृणित है और भयानक है। काका कालेलकर से लेकर के सारी रिपोर्टें खुल जाती हैं और कांग्रेस नंगा होकर के बाहर आ जाता है कि उसने सामाजिक न्याय कब बात की। जब काका कालेलकर की रिपोर्ट आई थी तो नेहरू ने उसको डस्टबिन में फेंक दिया था। जब मंडल कमीशन का रिपोर्ट आया तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने उसे डस्टबिन में डाल दिया था। जब मंडल का आंदोलन चला तो उसको फंडिंग करने वाला और लड़कों को उकसाने वाला कांग्रेस पार्टी भी खड़ी थी। उसी समय राजीव गांधी का था कि यह आरक्षण जो है वो देश के लिए कितना अहितकर है। लेकिन जब यूपीए की सरकार बनी तब इन्होंने आरक्षण देने की बात की, प्रमोशन में आरक्षण देने की बात कर रही, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में देने की बात की, वो हुआ भी, लेकिन उसका फायदा किसने काटा, उसकी फसल कितने काटी? जिस पिच पर कुंबले बॉलिंग कर रहा है उसमें बच्चे हो यार, बच्चे हो तुम। वहां पर बड़े बड़े क्षेत्रीय पार्टियां, कुंबले कौन है वहां के? मैं कह रहा हूं ये सब बड़े सारे स्पिन बॉलर हैं। यादव परिवार उत्तर प्रदेश में है, लालू प्रसाद यादव बड़ा मसीहा बन जाएंगे। जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं खास करके उत्तर भारत के अंदर या दक्षिण में आप चले जाइए, उनकी तो नींव ही सामाजिक न्याय है। आप द्रविडियन पॉलिटिक्स किसके बेसिस पर हुआ है? सामाजिक न्याय की, वह भी केंद्र में है। लेकिन ये कॉन्शियसली कांग्रेस को वहां ले जाना चाह रहे हैं। देखिए कांग्रेस को कहा जाता था अम्ब्रेला पार्टी, जिसके अंदर ये सारे सामाजिक घड़े, जिसको मुसलमान, दलित, बैकवर्ड, ये सब उसके अंदर में थे, सवर्ण सारे लोग थे जी। लेकिन सवर्ण सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी, दलित भारतीय जनता पार्टी, एक जाटो माइनस कर दें तो ये सारे के सारे आज भारतीय जनता पार्टी के पास है। राम मंदिर आंदोलन के बाद सारी ये जो समीकरण है वो बदल करके रह गया। जितनी क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो मुसलमानों के वोट खींच करके अपने साथ ले गई, ओबीसी का वोट लेकर के साथ चली गई। तो कांग्रेस के बाद क्या रखा? सर समय कम रह गया। ये कहां ले जाना चाह रहे हैं कांग्रेस की राजनीति? देखिए, मुझे लगता है राहुल गांधी के किसी सलाहकार ने राहुल गांधी को बता दिया कि सर आप सामाजिक न्याय की बात कीजिए। मुझे लगता है अगर राहुल गांधी से पूछा जाएगा कि सामाजिक न्याय क्या है तो राहुल गांधी ये बता नहीं पाएंगे। राहुल गांधी बोले कि बड़े सुपरस्टार सामाजिक न्याय के दिए। राहुल गांधी एक नाम ही बता देते हैं सामाजिक न्याय भारत में किसने दिया। कांग्रेस का इतने साल शासन रहा, राहुल गांधी बता देते कि कांग्रेस में उनके पूर्वजों में से किसने सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी। राहुल गांधी को जो शब्द बोल दिया जाता है राहुल गांधी उस बात को लेकर चलते हैं। और सामाजिक न्याय, भगवान ही जाने कि राहुल गांधी के सामाजिक न्याय की कल्पना क्या है। उन्हें बताना चाहिए कि वो सामाजिक न्याय की कल्पना उनके मन में क्या है। हम जिस सामाजिक न्याय की बात कर रहे हो सकता है राहुल गांधी का सामाजिक न्याय उससे बहुत अलग हो। नहीं, उनका सामाजिक न्याय जातिगत जनगणना से जुड़ा हुआ है, उनका सामाजिक न्याय इकोनॉमिक बताते हैं ना, असमानता दूर करने से जुड़ा हुआ है। करके क्यों रुके? बता दें कि वो सामाजिक न्याय देश में कैसे लाना चाहते हैं। कांग्रेस सत्ता में आएगी तो क्या करेगी? इतने साल कांग्रेस सत्ता में थी, सामाजिक न्याय की लड़ाई कांग्रेस ने कैसे लड़ी वहां पर? और किन नेताओं को, सामाजिक न्याय के नेताओं को कांग्रेस ने सम्मान दिया? एक नेता को राहुल गांधी नाम बताने के तैयार नहीं है। राहुल गांधी इस बात को जानते हैं कि अब इस चुनाव में उन्हें जाति के झंडा पर लड़ना है, ओबीसी के आरक्षण पर लड़ना है और अब सामाजिक न्याय लेकर आना है। वो देश के अंदर एक विभाजन की जो राजनीति कर रहे हैं उसे गति देने का काम कर रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है। आज वक्त इतना ही इजाजत दे रहा है। बहुत सारी बातें हुई, आपने नरेंद्र मोदी का राहुल गांधी को जवाब सुना, अरविंद केजरीवाल का बीजेपी के बारे में दावा सुना और बीजेपी का उनको पलटवार भी सुना।